दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां पर एक बाप और बेटा जंगल से गुजर रहे थे। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम होता है रेड्डी। ऐसे ही जंगल में चलते चलते उसका बेटा उससे पूछता है कि जंगल में जो इतने सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, आखिर इनमें पानी कौन डालता है। तब रेड्डी बताता है कि बेटा, पेड़ों को जब प्यास लगती है तो बारिश की वजह से उन्हें खाना और पानी दोनों ही मिल जाते हैं। ये सुनकर लड़का फिर से पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन जंगल के जानवरों को खाना कहाँ से मिलता है। रेड्डी कहता है कि सभी जीव अपनी भूख शांत करने के लिए अपने से छोटे किसी जीव को खाते हैं, जैसे कि खरगोश और हिरन पौधे को खाते हैं, फिर खरगोश और हिरन को भेड़िया और भेड़िए को शेर। अब ये सुनकर भी वो लड़का फिर से सवाल पूछता है, आखिरकार भगवान ने भूख को क्यों बनाया। रेड्डी कहता है कि भूख ही असली भगवान है बेटा, जो एक जीव को दूसरे जीव से मिलता है। अगर किसी जीव को भूख लगती है तो दूसरे जीव की मौत होनी निश्चित है। अब इतना कहकर रेड्डी अपने बेटे को एक अजीब सा मुखौटा पहना देता है, जो कि काफी डरावना था। दोस्तों, उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं शहर के सभी टीवी चैनल्स और खबरों में 16 लड़कियों के गायब होने की बातें ही चल रही थी, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। उस शहर की पब्लिक की डर की वजह से पुलिस और सीएम पर इस केस को जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय एक लड़की अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच गाड़ी पंचर हो जाती है, इसलिए वो टैक्सी बुक करके उसके आने का वेट करती है। लेकिन तभी वहां पर एक अनजान शख्स आकर उस लड़की का सिर फोड़ देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बार वो लड़की सीएम की दोस्त की बेटी होने की वजह से पुलिस तुरंत ही उसे ढूंढने में लग जाती है। तभी एंट्री होती है इस कहानी के हीरो अभय की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। डीएसपी अभय को अर्जेंटली बुलाकर उसका इंट्रोडक्शन एक स्पेशल ऑफिसर आज्ञा से करवाया जाता है, जो कि केरला की रहने वाली है और इसने देश के अलग अलग जगहों पर किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है। इसीलिए ही आज्ञा को इस केस पर काम करने के लिए बुलाया गया है। अब आज्ञा और अभय ये दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अभय अब तक हुई इस सारी इन्वेस्टिगेशन आज्ञा को बताने लगता है। कहता है कि मुझे इस केस से जुड़ी बहुत सारी लीड्स मिली है, लेकिन जब भी मैं उन लीड्स को फॉलो करता हूँ तो हर बार मुझे ऊपर से प्रेशर मिलने की वजह से लीड्स को छोड़ना पड़ता है। लेकिन कल जो लड़की गायब हुई वो बीच पार्टी छोड़कर अपने घर पर जा रही थी, क्योंकि उस पार्टी में एक लड़के ने उसके साथ बदतमीजी की थी। और जब मैंने उस लड़के को पकड़कर पूछताछ की तो एसीपी सर के कहने पर मुझे एक बार फिर से उस केस को छोड़ना पड़ा। उसके बाद आज्ञा बताती है कि किडनैपिंग में उस लड़के का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब मैंने यहाँ आने से पहले इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि ये लड़का वो पार्टी छोड़कर कहीं दूसरी पार्टी में चला गया था और वो लड़की सीधा अपने घर पर जा रही थी। आज्ञा को तो पूरा विश्वास था कि जिस आदमी ने 16 लड़कियों को किडनैप किया है ये उसी का काम है। तभी अभय उसे बताने लगता है कि आज तक जितनी भी लड़कियों का किडनैप हुई है उनका कार्तिक हॉस्पिटल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और मुझे पता चला है कि उस हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग भी की जाती है, जिसमें शहर के बड़े बड़े नेता भी शामिल है। तभी हम देखते हैं कि इस मीटिंग में जो एसीपी होता है वो हर समय हॉस्पिटल की तरफदारी करता रहता है। इसलिए अभय जब भी किसी लीड का पीछा करता है तो एसीपी उसे बीच में ही रोक देता है। इससे आज्ञा को ये समझ आ जाता है कि पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए ही किडनैपर जानबूझकर उन लोगों को टारगेट बना रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल और पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उसके बाद डीसीपी आज्ञा को इस केस का हेड बना देता है और उसे एक टीम बनाने के लिए कहता है जो इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। अब ये टीम गायब हुई लड़कियों से संबंधित हर तरीके से पूछताछ और सुराग ढूंढने में लग जाती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं अभय और आज्ञा एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ले रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन आज्ञा एक एग्जाम को पास करके दूसरे शहर पर चली गई और इसी बात से नाराज होकर अभय और आज्ञा के बीच ब्रेकअप हो गया था। प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन के बाद आज्ञा को पता चलता है कि गायब हुई लड़कियों में से 3 लड़कियों का फोन क्राइम स्पॉट पर नहीं था। तब उनके फोन को ट्रैक करने पर पता चलता है कि लड़की के गायब होने के 4 महीने बाद मोबाइल किसी ने ओपन किया था, जिसके बाद आज्ञा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां पर मोबाइल एक्टिव हुआ था वो तो एक मोबाइल की शॉप थी। शॉप का मालिक बताता है कि एक आदमी ने मुझे ये मोबाइल 20,000 में बेचा था। फिर आज्ञा को कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि उसके घर के सबसे ज्यादा कॉल्स कार्तिक हॉस्पिटल के लिए गए थे। तभी अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए अभय का एक आदमी छुपकर हॉस्पिटल के सर्वर में एक बग डाल देता है
और आज्ञा जब हॉस्पिटल के सीक्रेट सर्वर को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सर्वर डार्क वेब से लिंक है और हॉस्पिटल में पैसा कमाने के लालच में लड़कियों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। इसके बाद आज्ञा हॉस्पिटल को लड़कियां सप्लाई करने वाले किडनैपर को पकड़ने के लिए पूरे हॉस्पिटल का कॉल रिकॉर्ड चेक करती है। तभी उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें हॉस्पिटल का मालिक कार्तिक बोया नाम के एक आदमी से लड़कियों की सप्लाई के बारे में बात कर रहा था। तो उसके बारे में जानने के लिए वो एक लोकल आदमी को बुलाता है। वो बताता है कि बोया जब 10 साल का था तब केरला के कालाबंदा में आया था और उसके बाद से ही उसने लड़कियों को किडनैप करना शुरू किया। लोग कहते हैं कि बोया शैतान का दूसरा रूप है जो इंसानों का खून पीता है, लेकिन कालाबंदा में आज तक कोई भी पुलिस वाला नहीं गया। जो भी पुलिस वाला अंदर जाता है उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन काला धंधा के गुंडों से अपना काम करवाते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अभय कालाबंदा के रहने वाले एक छोटे से बच्चे की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वहां के दरवाजे पर कुछ गुंडे उसकी चेकिंग करते हैं, लेकिन वो बच्चा संभाल लेता है। अंदर जाने के बाद अभय उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के बहाने जानबूझकर कैमरे वाला बॉल एक घर में फेंक देता है। तो उस घर में हमें बहुत सारी लड़कियां बिना कपड़ों के बंधी हुई दिखाई देती है। फिर जब अभय बॉल लेने के लिए ऊपर जाता है तो एक आदमी उसे रोक लेता है, लेकिन उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। इसके बाद अभय एक एक करके वहां के सभी गुंडों के साथ जबरदस्त लड़ाई करता है। तभी फाइटिंग के दौरान वहां पर बोया भी आता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी आज्ञा कालाबंदा का कंट्रोल लेने के लिए वहां पर मिलिट्री भेज देती है और पूरी सिचुएशन को संभाल लेती है। अब इस घटना के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि हमने गायब हुई सभी लड़कियों को रेस्क्यू करके उनके घर पर वापस भेज दिया है और इसी के साथ दोषी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब उसके बाद पुलिस भी इस केस को बंद कर देती है। केस को सॉल्व करने के बाद जब आज्ञा अभय को छोड़ने के लिए उसके घर जाती है तो उसके कमरे में लगी हुई उन दोनों की फोटो देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अभय अभी भी आज्ञा से ही प्यार करता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड्डी और उसका बेटा जब सड़क पार कर रहे होते हैं तो उनको एक लड़की दिखाई देती है। अब रेड्डी ठीक से देख नहीं सकता, इसलिए उसका बेटा उस लड़की को रेड्डी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब इस इलाके में कोई नहीं होता तो रेड्डी का बेटा सीटी बजाकर उसे अलर्ट कर देता है और रेड्डी उस लड़की को गला दबाकर मार देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड्डी उस लड़की का खून इकट्ठा करके मुखौटे के ऊपर लगा रहा था और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। इसके बाद सुबह होने पर आज्ञा को पता चलता है कि एक और लड़की किडनैप हो गई है। अब आज्ञा समझ जाती है कि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बोया के अलावा और कोई है जो ये सब कर रहा है। तभी आज्ञा और अभय को डीसीपी डांटते हुए कहते हैं कि तुम तो केस को गलत दिशा में ले जा रहे हो, अस्पताल के अलावा असली किडनैपर तो कोई और ही है। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने पर आज्ञा ये नोटिस करती है कि जो भी लड़की गायब हुई है उसने लाल रंग की चीज पहनी हुई थी। जब आज्ञा इसके बारे में डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताता है कि दुनिया में कुछ लोग जेनेटिक्स के चलते सिर्फ एक ही कलर को देख सकते हैं और वो लोग जिस जगह पर उस कलर को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ही हार्मोन ट्रिगर होता है। अब उसके बाद आज्ञा डीसीपी से मीटिंग करने के बाद एक प्लान बनाती है जिसमें कि वो रात में पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देंगे और हर सड़क पर एक लेडीज पुलिस ऑफिसर को लाल रंग की ड्रेस पहनकर तैनात करेंगे। जैसे कि किडनैपर उन्हें किडनैप करने की कोशिश करेगा तो वो उसे तुरंत ही पकड़ लेंगे। उसके अगले ही सीन में हम फिर से रेड्डी और उसके बेटे को देखते हैं। उसका बेटा कहता है कि पापा मुझे भूख लगी है, तो रेड्डी बताता है कि हम खाने की ही तलाश में हैं, इसलिए थोड़ा सब्र करो। यहाँ दूसरी तरफ हम आज्ञा को देखते हैं। उसके टीम को रात में पेट्रोलिंग करते हुए 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किडनैपर का कोई भी पता नहीं लगता। इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद कामयाबी न मिलने की वजह से आज्ञा अपनी टीम के सारे मेंबर को इस मिशन को यही खत्म करने के लिए कहती है और उन्हें घर जाने के लिए कह देती है। उसके बाद आज्ञा से ऑर्डर मिलने पर दिव्या नाम की एक लड़की जब अपना ब्लू कलर की जैकेट को पहनकर घर जाने लगती है। उसके अगले ही दिन हमें पता चलता है कि दिव्या मिसिंग है, उसे भी किडनैप कर लिया गया है। इस पर डीसीपी आज्ञा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये केस सीबीआई को सौंपने के लिए कहता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या को जख्मी हालत में उल्टा करके लटकाया हुआ है। इधर तो आज्ञा बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी थ्योरी कभी भी गलत नहीं हो सकती। आज्ञा जब दिव्या के साथी को पूछती है तो उसे पता चलता है कि दिव्या ने घर जाने से पहले अपनी जैकेट को उल्टा करके पहन लिया था और उसका कलर लाल था। तब आज्ञा को कंफर्म हो जाता है कि उस लाल जैकेट की वजह से ही दिव्या का किडनैप हुआ है। फिर आज्ञा उसी लोकेशन पर सबूत ढूंढने के लिए पहुंच जाती है जहां पर दिव्या गायब हुई थी। वहां उसे झाड़ियों के अंदर कुछ आवाजें आती है और जब वो झाड़ियों के अंदर देखती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि वहां पर रेड्डी और उसका बेटा एक औरत को मारकर उसका मांस खा रहे थे। अब उसी समय हमें पता चलता है कि रेड्डी और उसके बेटे का ये सीन 1999 का है और आज्ञा 2023 में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। असल में दोस्तों इन झाड़ियों के पीछे दो बच्चे इस मुखौटे को लेकर झगड़ा कर रहे थे और इस मुखौटे को हमने रेड्डी और उसके बेटे को पहनते हुए देखा था। आज्ञा भी इस मास्क को देखकर परेशान हो जाती है और उसके बारे में जानने के लिए अभय के साथ अपने घर पर चली जाती है। घर जाने के बाद आज्ञा अपने फादर ने बनाई हुई प्लानिंग की फाइल्स को देखने लगती है क्योंकि उसके फादर भी पुलिस ऑफिसर थे जो उस समय इसी तरह के केस को इन्वेस्टिगेशन करते थे। तभी आज्ञा को वहां पर वो मास्क भी दिखाई देता है। अब इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आज्ञा अपने फादर के दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। तब वो बताने लगते हैं कि जब आज्ञा के पिताजी इस गांव में थे तो एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते समय उन्हें पता चला था गांव के पिछले 3 सालों में 34 लड़कियों का किडनैप हुआ है। इसलिए पुलिस पूरे गांव में लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर देती है। फिर रेड्डी और उसका बेटा अपनी भूख मिटाने के लिए शहर में जाकर लड़कियों को मारकर खाया करते थे। लेकिन एक दिन रेड्डी के घर के पास आज्ञा के फादर की बाइक खराब हो जाती है। पानी पीने के लिए जब वो रेड्डी के घर जाते हैं तब आज्ञा के फादर उससे पूछते हैं तुम गांव से इतने दूर जंगल में क्यों रहते हो। तभी रेड्डी कहता है कि हमें जंगल में शहद इकट्ठा करने में आसानी होती है और मेरा बेटा भी इसमें मेरी मदद करता है। उसके बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी आज्ञा के फादर को मास्क देकर कहता है कि ये मुझे जंगल में मिला और सफेद लंबे बालों वाला आदमी भागता हुआ भी दिखाई दिया था। ये सुनकर उनको रेड्डी के ऊपर शक होने लगता है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर को इस मास्क की जांच करने पर बहुत सारी लड़कियों के डीएनए प्रिंट्स भी मिलते हैं। फिर उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर आज्ञा के फादर को संस्कृत में लिखी हुई हिडिंबा नाम की एक किताब देता है। तो दोस्तों इस किताब के बारे में जानने के लिए उसके राइटर के घर पर जाते हैं। राइटर बताता है कि 1897 में हुई लड़ाई में जब भारतीय कैदियों से जेल भर गई थी तो बाकी कैदियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिडिंबा आइलैंड पर छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ के लोग नरभक्षी होते हैं जो जिंदा इंसानों को भी खा लेते हैं। कुछ सालों बाद जमींदारों ने इस आइलैंड पर रहने वाले लगभग सभी लोगों को मार दिया लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाकर एक गांव में आ गए और जब ये उस गांव की एक लड़की को जिंदा खाने लगे तो उन्हें एक लड़के ने देख लिया। उसके बाद गांव के लोगों ने इन सबको पकड़कर जिंदा जला दिया था लेकिन उसमें से एक आदमी जिंदा बच गया था। अब ये जानने के बाद आज्ञा के फादर फौरन समझ जाती है कि रेड्डी ही वो आदमी है जो उस हादसे में बच गया था। तभी आज्ञा का फादर रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो उन दोनों में हाथापाई होते वक्त दोनों ही मारे जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में जहां हमें दिखाया जाता है कि आज्ञा और अभय को लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे रेड्डी के बेटे का हाथ हो सकता है और शायद बोया ही उसका बेटा है क्योंकि बोया को भी कलर ब्लाइंडनेस है और वो भी केरला से आया था। उसके बाद जब आज्ञा और अभय उस राइडर से मिलने के लिए जाते हैं तो वो बताता है कि अपने साथियों को जिंदा जलते हुए देखने के बाद रेड्डी उस गांव से भागकर दूसरे गांव चला गया था और उसने इंसानों को खाना छोड़ दिया। उसके बाद वहां वो एक मटन शॉप में काम करने लगा और उसी गांव की एक लड़की के साथ शादी करके बाप भी बन गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद रेड्डी की वाइफ की डेथ हो गई। अपनी वाइफ के जाने का उसको बहुत ही बड़ा सदमा लगा और रेड्डी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उसे सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देता था। उसके बाद रेड्डी अपने बेटे को लेकर उस गांव को छोड़कर चला गया। फिर वो बताता है कि अपने बेटे के साथ वो हर साल अलग अलग गांव में जाता और जहां भी वो जाते वहां पर बहुत सारी लड़कियां गायब होने लगती।
और रेड्डी के मरने के बाद उसका बेटा चर्च में रहता था। उसके बाद यहाँ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि होश आने के बाद बोया वहां से भाग जाता है और बोया के कहने पर उसके आदमी अभय और आज्ञा पर हमला कर देते हैं, लेकिन अभय सभी को मार डालता है। उसके बाद आज्ञा एक चर्च में चली जाती है और वहां पर कुछ फाइलें चेक करने लगती है। ये वही चर्च था जहां पर रेड्डी का बेटा गया था। यहाँ दूसरी तरफ अभय हैदराबाद बोया के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके आदमियों की बुरी तरह से पिटाई करता है। इधर चर्च की फाइल पढ़ते वक्त आज्ञा को ये पता चलता है कि रेड्डी के बेटे की गर्दन पर एक बहुत बड़ा काला तिल है। वैसा ही तिल आज्ञा ने रोमांस करते वक्त अभय की गर्दन पर देखा था। इसका मतलब दोस्तों हिडिंबा का आखिरी मेंबर बोया नहीं बल्कि अभय है। इसका मतलब अभय ही लड़कियों को किडनैप करके खा जाता था। उसके बाद चुपके से आज्ञा अभय के घर जाती है तो उसे दिव्या उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है और तभी पीछे से अभय भी आ जाता है और अभय अपनी असली कहानी बताने लगता है। अभय बताता है कि बचपन में मेरी माँ जाने के बाद मैंने बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। फिर एक दिन मैंने अपनी फादर की कटी हुई उंगली को मुंह में डाल दिया और तभी मैंने बहुत सारा खून पी लिया और मुझे ये अच्छा भी लगने लगा। फिर अपने नरभक्षी बेटे की भूख मिटाने के लिए मेरे फादर ने मुझे इंसानों का खून पिलाते हुए बड़ा किया, लेकिन जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं पूरी तरीके से बदल गया। फिर एक दिन जब मैंने तुम्हारी कटी हुई उंगली से खून पाया तो मेरे अंदर का नरभक्षी जानवर फिर से जाग गया। इसीलिए मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट न पहुंचे, इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर कर दिया था। उसके बाद अभय ये भी बताता है कि जब भी मुझे भूख लगती तो मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और मुझे सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देता था। वो आगे कहता है कि मैंने हर जगह जगह पर जानबूझकर सुराग छोड़े ताकि तुम मेरी असलियत जान पाओ। और ऐसा कहते हुए अभय आज्ञा से माफी मांगने लगता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।